नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं और अब कांग्रेस को लेकर कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद एनडीए का खेल बिहार में बिगड़ सकता है। तो क्या कुछ है वो कयास और क्या कुछ है रिपोर्ट्स जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। कांग्रेस का प्राइम फोकस बिहार के दलित समाज के वोटों पर है, जिसके इर्द गिर्द ही राहुल सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भूमिहार समाज से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दलित समुदाय से आने वाले 2 बार के विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस की बागडोर सौंप दी गई है। औरंगाबाद की कुटुंबा से विधायक राजेश कुमार उर्फ राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने के पीछे राहुल गांधी की दलित सियासत का हिस्सा माना जा रहा है। इस तरह राहुल बिहार में कांग्रेस के 4 दशक पुराने सियासी रुतबे को दोबारा से हासिल करने की कवायद में है। इसके लिए कांग्रेस के पास बिहार में दलित सियासत की मजबूत विरासत है, जिसके तार दोबारा से कांग्रेस के साथ जोड़ने की कवायद भी है। राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस दलित वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश में है, जिस पर फिलहाल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे दलित नेताओं को कब्जा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार का भी कहना है कि समय कम है लेकिन इम्तिहान बड़ा है। साथ ही ये भी कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का धन्यवाद है कि उन्होंने एक दलित के बेटे को इतना बड़ा दायित्व दिया है। ऐसे में ये बात साफ है कि दलित वोटों को साधने के लिहाज से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव कर दिया है। राजेश को विरासत में सियासत मिली है, जिसकी भी चर्चाएं हैं। दरअसल राजेश कुमार की खास बात यह है कि वो खानदानी कांग्रेसी हैं। राजेश के पिता पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राम कांग्रेस में जगजीवन राम के बाद बिहार में दलितों के जाने माने नेता थे। दिलकेश्वर राम का पारिवारिक संबंध पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के परिवार से था। दिलकेश्वर राम कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे और उन्होंने पार्टी संगठन में भी अच्छा योगदान दिया। इस तरह से राजेश कुमार को सियासत अपने पिता से विरासत में ही मिली है, लेकिन मजबूत सियासी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। राजेश कुमार ने कुटुंबा सीट से 2015 में जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वर्तमान अध्यक्ष और इस समय बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन को हराया था। 2020 में भी उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार को हराया। हालांकि इस बार जीतन राम मांझी की पार्टी ने संतोष कुमार सुमन की जगह श्रवण भुइयां को उम्मीदवार बनाया था। राजेश राम विधानसभा में कांग्रेस के उप मुख्य सचेतक हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर भी सौंप दी गई है। कांग्रेस का दलित वोट साधने का पूरा प्लान है। दरअसल बिहार में कांग्रेस की नजर अपने पुराने परंपरागत वोट पर है, जिससे परंपरागत वोटर दलित समाज का माना जाता है। कांग्रेस की नजर दलित की लगभग 18% वोट को अपने पाले में करने की है। दलित परंपरागत रूप से फिलहाल सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। बीजेपी और जेडीयू के पास भी कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। आरजेडी में तेजस्वी यादव को आगे करने के चलते दलित लीडरशिप उभर नहीं पाई है और ऐसे में कांग्रेस ने दलित मतों के लिए उस राजेश राम को आगे किया है, जिनकी विरासत में राजनीति है। राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित समुदाय को सियासी संदेश देने का दांव कांग्रेस ने चला है। 56 साल के राजेश कुमार रविदास समुदाय से हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में दलित समुदाय पर अपनी पकड़ बेहतर करने के लिए उन्हें अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है। कांग्रेस का निशाना रविदास जाति पर है, जो पासवान की तरह मजबूत दलित जाति है। कांग्रेस की इस जाति पर तगड़ी पकड़ रही है। बाबू जगजीवन राम से लेकर उनकी बेटी मीरा कुमारी और दिलकेश्वर राम जैसे कांग्रेस के मजबूत दलित चेहरा बिहार में हुआ करते थे और अब कांग्रेस राजेश राम को आगे करके दोबारा से उसे भुनाने की कवायद में है। अब चलिए आप बात करते हैं बिहार में दलित वोट और उसकी सियासत पर। दरअसल बिहार में करीब 18% दलित वोटर हैं, जिनके लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। इस तरह से दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। लंबे समय तक ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बाद में अलग अलग पार्टियों में बिखर गया। 90 के दशक में अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई में दलित वोटर आरजेडी के खेमे में पहले खड़ा रहा।
लालू प्रसाद यादव ने दलितों को अपने साथ रखकर 15 साल तक बिहार की सत्ता में बने रहे। लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीतिक दल गठन करने के बाद रामविलास पासवान ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली। रामविलास की गिनती शुरू में एक दलित नेता के तौर पर होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ दुसाधों के सबसे बड़े नेता बनकर रह गए। दुसाधों के वो पहले बड़े नेता थे और ये उनके लिए मददगार भी साबित हुआ। मंत्री बनने के साथ साथ उनकी राजनीतिक हैसियत भी बढ़ी होती गई और ये वोट बैंक मजबूत होता चला गया, लेकिन दलित समाज के नेता के तौर पर अपनी जगह बिहार में नहीं बना सके। बिहार के दलित समुदाय में 22 जातियां आती हैं। नीतीश कुमार ने पहले इन जातियों को दलित और महादलित की श्रेणी में बांटकर रामविलास पासवान की सियासत को सिर्फ दुसाहों तक ही सीमित कर दिया। 2018 में उन्होंने पासवान जाति को भी शामिल कर सभी को महादलित मान लिया। इसके बाद भी पासवान समुदाय एलजेपी का वोटर बना रहा तो मुसहर जाति के नेता बनकर जीतन राम मांझी उभरे, जबकि रविदास समाज से बसपा ने अपना नाता जोड़ लिया। कांग्रेस बिहार में जमीन तलाश रही है। जी हाँ, मंडल बनाम कमंडल की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का ही हुआ है। दलित ओबीसी वोटर आरजेडी जेडीयू एलजेपी के साथ चला गया तो सवर्ण मतदाता बीजेपी से जुड़ गया। इसके चलते कांग्रेस बिहार की सियासत में हाशिए पर पहुंच गई। कांग्रेस अब दोबारा से दलित और मुस्लिम वोटों के सहारे अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने दोबारा से दलित वोटों को जोड़ने का प्लान बनाया है, जिसके लिए पहले उन्होंने दलित समाज के कई अहम चेहरे को अपने मिशन के लिए जोड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल बिहार से आते हैं और दलित समाज से भी हैं। वो राहुल गांधी के लिए दलितों के बीच जगह बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर 2 कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। पटना में 18 जनवरी को संविधान की रक्षा कार्यक्रम में शिरकत हुए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति और अति पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों के साथ मुलाकात भी की थी। उन्होंने 50% के आरक्षण वाली सीमा को भी तोड़ने की बात उठाई थी और सामाजिक न्याय का एजेंडे को धार दिया था। राहुल गांधी ने इसी कार्यक्रम के बाद पसमानदा मुस्लिम महाज के नेता पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी और दशरथ मांझी के बेटे कांग्रेस में शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने पिछले महीने ही बिहार में पासी समाज के बीच में दलित प्रतीक के तौर पर पहचाने जाने वाले जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती में शिरकत किए थे। पासी वोटर लंबे समय तक कांग्रेस का परंपरागत वोटर भी रहा है, जिन्हें साधने के लिए राहुल गांधी ने चौधरी के चेहरे को भुनाने का दांव चल दिया है। बिहार में 3% वोटर पासी समाज का है। दशरथ मांझी दलित समाज के मुसहर जाति से आते हैं और राजेश कुमार रविदास समुदाय से आते हैं, जो रविदास समुदाय की आबादी लगभग 5.25% है। बिहार के 18% दलित कोटि के वोट का 70% हिस्सा रविदास, मुसहर और पासवान जाति का ही है। कांग्रेस इन्हीं तीनों वोटों को अपने पाले में करने की कवायद कर रही है, जिसमें कितना कामयाब होती है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। कांग्रेस के पास मजबूत दलित विरासत भी है, जिसका फायदा वो उठा सकती है। दरअसल कांग्रेस के पास बिहार में दलित समाज को संदेश देने के लिए मजबूत सियासी आधार भी है। देश का पहला दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बिहार में ही दिया था। साल 1967 में भोला पासवान पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और 22 मार्च 1968 को वो मुख्यमंत्री बने। इस तरह से 3 बार बिहार के सीएम बने और 4 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। भोला पासवान दलित समाज से आने वाले पहले सीएम थे। इसके अलावा बाबू जगजीवन राम भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और पार्टी के दलित चेहरा हुआ करते थे। भोला पासवान के बाद बिहार को जनता दल के शासन के दौर में रामसुंदर दास के तौर पर दलित सीएम मिले। रामसुंदर दास ने 1989 से 1980 तक 1 साल सत्ता की कमान संभाली, लेकिन फिर उनके बाद कोई दलित मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिल सका। यूपी की तरह बिहार की दलित राजनीति नहीं है। बिहार में दलित समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है और उसका वोटिंग पैटर्न भी उसी लिहाज से है। ऐसे में कांग्रेस के पास बिहार में दलित समाज को कहने के लिए मजबूत आधार भी है। लेकिन क्या कांग्रेस को इसका फायदा हो पाएगा और इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा पाएगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का प्लान क्या इस बार कामयाब होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।